नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं विवेक और आज हम बात करने जा रहे हैं आदिवासी वर्ग पर। आदिवासी वर्ग को लेकर किस तरह से सियासत भी केंद्र में रही है और सियासी दल लगातार आदिवासियों को साधने में भी कोई चूक नहीं करते अपनी ओर से। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों की अहमियत को समझते हुए जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया। आदिवासियों को सरताज बनाना लाजमी भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। आदिवासी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस इस आयोजन को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को सालों बाद सियासी फायदे के लिए बिरसा मुंडा की याद आई है। चुनावी डगर आदिवासी पर नजर पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं पक्ष विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। बिरसा मुंडा जी आदिवासियों के बड़े नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनको हम नमन करते हैं। बिरसा मुंडा जी आदिवासी वर्ग से आते थे। उनको विशेष रूप से आदिवासी अपना नेता मानते हैं। बहुत सालों बाद भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा जी को स्वीकार कर रहा है। इसके आप पिछले एक दशक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। कहीं भी बिरसा मुंडा जी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पे नहीं मनाया। ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक प्रयास है और इसको सभी जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये लोग तो बिरसा मुंडा जी के जयंती क्या है, बिरसा मुंडा जी के जयंती के दिन में कार्यक्रम भी नहीं करते। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं लेकिन बिरसा मुंडा जी को भूल जाते हैं। आज पूरे देश में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। अब चर्चा से पहले मैं आपको 20 सेकंड का छोटा सा नुस्खा देता हूं। आप लोग नेताओं के बयानों को सुनते हैं और आदत हो गई है आपको नेताओं के बयानों को इसी तरह से समझने की। पक्ष का है तो इस तरह का होगा, विपक्ष का है तो इस तरह का होगा। सबसे अच्छा नुस्खा है कि एक ब्लैंक पेपर पर नेताओं के बयानों की मेन बातें लिख लिया करिए और 6 महीने बाद देखा करिए कि क्या बयान में कुछ बदलाव आया। अगर बदलाव आया तो आपको भी समझ में आएगा कि सियासत बदल रही है, और बदलाव नहीं आया तो समझ जाना चाहिए कि सियासत उसी तरह से चल रही है। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत। बजाज साहब, कांग्रेस का यह कहना है बहुत समय बाद आप लोगों को बिरसा मुंडा जी याद आ रहे हैं, सही है क्या? देखिए, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कितनी हास्यास्पद है। बिरसा मुंडा जी आदिवासियों के एक भगवान के रूप में पूजे जाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। और उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार ने फैसला किया और आज देखिए पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजाति संस्कृति, जनजाति गौरव और हमारे प्रकृति की पूजा कैसे हो, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर उनके कृत्यों को हम लोगों नई पीढ़ी जाने, उनके योगदान को नई पीढ़ी जाने। ये वो योगदान है जिसको इतिहासकारों ने छुपाया। अच्छा, सच्चाई लाई नहीं। इतिहासकारों ने कुछ पीढ़ियों को, कुछ परिवारों को, इतिहासकार कौन से ये भी क्लियर कर दीजिए, हाईलाइट किया। हमारे यहाँ इतिहास को लेकर भी बहुत मतभेद है। इतिहासकारों ने बिरसा मुंडा जी का इतिहासकार भी थोड़ा सा बता दीजिएगा जी।
तो क्योंकि इतिहासकारों को लेकर भी मतभेद है, कुछ लोग इतिहासकारों जिन्होंने लॉर्ड भी मैकाले को भी दोष देते हैं, फिर कुछ लोग लेफ्टिस्ट को भी देते हैं, कुछ लोग जी जी देखिए क्या है कि प्रारंभ में जो लोगों ने जिस बात को प्रचारित किया है ना, अब कांग्रेस को तो आपत्ति होती है कि हम अगर सरदार पटेल जी का नाम लेते हैं, सरदार पटेल जी के स्टेच्यू बनाते हैं, तब इनको आपत्ति होती है। जब हम महात्मा गांधी जी के आर्थिक नीति को मानने के लिए स्वीकार करते हैं, तब इनको आपत्ति होती है। आखिर ये उनकी नीतियों पर चलते नहीं है। इन्होंने जनजाति वोट बैंक बनाकर इतने साल तक सत्ता हासिल की। अब ये वोट बैंक नहीं बनने वाले हैं। अब ये लोग समझ गए हैं कि हमारी अस्मिता कहाँ है। हाँ। इनको मालूम है कि हमारा अधिकार कौन दे सकता है, कौन हमको सम्मान दे सकता है, कौन हमको अधिकार दे सकता है। ये अब जनजाति के लोगों को मालूम। और आदिवासी जो गौरव दिवस मनाया गया है, जनजाति गौरव दिवस जी, इसमें देख लीजिए कि हम पहली बार भारत के राष्ट्रपति जैसे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक इस वर्ग की महिला को लाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। चलिए बहुत अच्छी ये बात लोग है। तो केवल जी, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं अब सुरेंद्र उनकी जी भलाई से के लिए कुछ जी, किया जी, नहीं जी, उनकी अनदेखी की। हाँ, सुरेंद्र वर्मा जी, आप लोग सिर्फ सियासत में वोट पाने के लिए एसटी वर्ग की पास जाते थे। बजाज साहब तो यही कह रहे हैं, लब्बो लबाब यही है उनकी बात का। ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं। विवेक जी, जिनका खुद का इतिहास दरिद्रता से भरा है, वो इतिहास पर सवाल खड़ा करें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जो है वो इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने 24 साल की उम्र में शहादत दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। और जो लोग अंग्रेजों के सहभागी थे, जो इनके गुप्तचर थे, जो उनके साथ माफी मांगकर रिहा हुए और पेंशन भोगे, वो इनके महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन इतिहास में उनका योगदान जो है वो नकारात्मक है और नकारात्मक रहेगा। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में 1925 में तो आरएसएस का गठन हो गया था। क्या योगदान था? लगातार ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के खिलाफ युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का आह्वान करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, जो असली लोग हैं, भाजपा तो मुखौटा ये स्वयं कहते हैं, और आरएसएस और उसके पितृ संगठन जो है अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और भगवान बिरसा मुंडा तो 1875 में जन्म हुआ और 1900 में उनकी शहादत हुई जून के महीने में। तो 24 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और भारतीय जनता पार्टी को 220 साल लगे उनके योगदान को याद करने में। ये इतिहास की बात करते हैं। यदि आरएसएस के लोगों को इतिहास से सरोकार होता तो उनको ये भी विदित होता कि यहाँ जो है तमाम स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट से लेकर तमाम संस्थानें उनके नाम पर हैं। भगवान की तरह पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ में भी वीर नारायण सिंह हैं, जिनके नाम पर सोना खान का नामकरण किया भूपेश बघेल सरकार ने। और लगातार देखिए, एक किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बैठा देने से उस वर्ग का भला नहीं होता। जिस प्रकार से 2003 के कानून वन संरक्षण अधिनियम के अधिकारों को काटने का काम कर रही है मोदी सरकार। वन अधिकार अधिनियम 2006 में बनाए गए थे, उसमें जो अधिकार आदिवासियों को दिए गए हैं उसको लगातार मोदी सरकार कम कर रही है, बाधित कर रही है। जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किए गए। लोहारी गुंडा में लैंड बैंक बनाकर जमीन छीन कर रखा गया। हमारी सरकार तो वापस भी की। 300 गांव के बस्तर के लोगों को विस्थापित करने मजबूर किया। 3 लाख लोग छत्तीसगढ़ से बस्तर से भगाए गए थे, आज उनको फिर से स्थापित किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार आदिवासी विरोधी रही है। और ये तो उनको वनवासी कहते हैं। आदिवासी का अर्थ होता है विवेक जी, मूल निवासी। वो यहाँ के मूल निवासी है। ये आरएसएस का एक संगठन बनाते हैं, वनवासी कल्याण परिषद। अरे वो तो यहाँ के मूल निवासी, आप उनको वनवासी कह रहे हैं? आप उनके कल्याण करने वाले कौन होते हैं? वो जल जंगल जमीन के स्वाभाविक संरक्षक है। स्वशासन को लेकर बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी। लगान जो जमीन वो मानते थे वो ईश्वर की देन है, अंग्रेजों को अधिकार नहीं है लगान लेने का। आज मोदी सरकार उन्हीं अंग्रेजों के रास्ते पे चलकर अनाज पे टैक्स वसूल रही है, दलहन, तिलहन, दूध, पनीर पे टैक्स वसूल रही है। तो ये अंग्रेजों को गुलाम उसी की। चलिए ठीक है, बहुत विस्तृत हो गया, बहुत बिरसा मुंडा ने लड़ा। जी कांग्रेस बहुत विस्तृत हो गया। इतिहास की अच्छी यात्रा बजाज साहब ने भी करवा दी और वर्मा जी ने भी करवा दी।
इतिहास के छात्र इसे अपना रिवीजन जरूर समझ सकते हैं। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, जो बात बजाज साहब कह रहे थे, लेकिन हम लोग देखते हैं सर, देखिए के.आर. नारायणन जी का जब नाम आता है, भले ही वो इस देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे, लेकिन बार बार ये चीज नहीं बोली गई कि दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। कोविंद साहब में मैंने जरूर ये चीज नोटिस की थी कि दलित राष्ट्रपति बार बार हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति बनी, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अब सर मेरा सवाल केवल और केवल यही है कि बार बार हम क्या उसी वर्ग से नोटिफाई करना ये बेहतर रहता है कि चलिए अच्छी बात है, अब आप राष्ट्रपति बन गई, अब हमारे लिए भी गौरव है, इस देश के तमाम लोगों के लिए गौरव है, यानी कि अच्छी बात है कि आप उस वर्ग से आए, आप राष्ट्रपति बनी, लेकिन बार बार नोटिफाई करना क्या ये सही लगता है आपको? ओवरऑल आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। देखिए क्या है, जनसंख्या और वोट का प्रतिशत, ये सब सारी चीजें जो हैं वो दोनों राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। आपने नारायणन जी का उल्लेख किया और अभी द्रौपदी मुर्मू जी का भी। और देखिए भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहां पे आदिवासी ना हो, और माना यह भी जाता है कि वो निर्णायक वोट बैंक होते हैं। आप अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की बात कर लीजिए, आज आप मध्य प्रदेश से हैं, तो उस समय भी माना जाता था कि जो जीत हार में बहुत बड़ी भूमिका होती है तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा बेल्ट और बस्तर बेल्ट जी। और जब राज्य बना, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो उसमें तो हो ही गई, मतलब अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया ही इसी हिसाब से गया कि आदिवासी स्टेट वो माना गया। यह अलग बात है कि आज जोगी परिवार के जो है ना आदिवासी होने या नहीं होने पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फिर उसके बाद और देखिए, अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, फिर नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने नंद कुमार साय जी को बनाया, जो कि आदिवासी, मतलब एक आदिवासी के सामने दूसरा आदिवासी। तो देखिए परवाह तो दोनों राजनीतिक पार्टियां करती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस भी। भारतीय जनता पार्टी 3 बार की सरकार रही, तो उसमें भी जो बहुत सारे आदिवासी नेता मंत्री रहे, चाहे रामविचार नेताम जी, ननकी राम कंवर जी, लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, राम सेवक पैकरा जी, केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा जी। आज वर्तमान अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है, तो उसमें भी देखिए तो मंत्री आदिवासी जो है अमरजीत भगत जी, प्रेम साय सिंह जी टेकाम जी, कवासी लखमा जी, यहां तक कि विधानसभा उपाध्यक्ष जी का अभी हाल में निधन हो गया, मनोज सिंह मंडावी जी, वो भी आदिवासी थे। तो क्या है कि देखिए समीकरण, मंत्रिमंडल का भी गठन होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी हिसाब से बैठाया, कांग्रेस ने भी उसी हिसाब से बैठाया। लेकिन कुल मिलाकर हमें यह सोचना चाहिए कि जो अंतिम पंक्ति का आदिवासी है, जो आखिरी पंक्ति का, वो सरगुजा में भी है, बस्तर में भी है, तो उसकी कितनी चिंता दोनों राजनीतिक पार्टियां कर पा रही हैं। यदि अगर कहीं ईमानदारी से चिंता होती है तो फिर तो वो जो है आज जिनकी जयंती जी, वो सम्मान जो बिरसा मुंडा जी का तो सम्मान है, और अगर कहीं उसमें कमी होती है, हिला हवाला होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हम चूक रहे हैं, ये सोच लेना चाहिए। बिल्कुल। और मैं सर आपको साधुवाद इसलिए दूंगा कि मेरा जो सवाल था वो कहीं ना कहीं आपने पूरा उसका जवाब भी दे दिया, क्योंकि अमेरिका के लोग जब बराक ओबामा का नाम लेते हैं तो वो ठीक है, उन्होंने इस बात को कहा था कि फर्स्ट ब्लैक मैन हैज बिकम यूएसए प्रेसिडेंट, लेकिन फिर वो भूल गए। अब ठीक है, अब आप यूएसए के प्रेसिडेंट है, अब कीजिए काम। तो ऐसा क्या हमारे देश पे हो सकता है? लेकिन आपने बहुत अच्छा और सार्थक जवाब दे दिया। मैं बजाज साहब का रुख करता हूं। जी बजाज साहब, चूंकि छत्तीसगढ़ का बेल्ट अगर हम सरगुजा और बस्तर को थोड़ा बहुत एक नक्शे पर भी देख लें तो समझ में आता है कि वहां पर आदिवासी बेल्ट कितना मजबूत है, और जिसको चाह लेता है तो उसकी सरकार भी बना लेता है। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है। आप लोग भी जब सरकार में थे तो अच्छा खासा वहां से मेजोरिटी होती थी, हालांकि अब कांग्रेस ने जरूर ब्रेक कर दिया है आपको बस्तर और सरगुजा में। तो वहां के आदिवासियों के लिए क्या कुछ मेन योजनाएं हैं, या फिर भविष्य की योजनाएं, कुछ वादे दावे तो करेंगे वहां के लोगों के लिए आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासियों के लिए किया है वो कांग्रेस ने पिछले 6 दशकों में नहीं किया। 6 दशकों मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। हाँ। आदिवासी क्षेत्र का विकास अगर हुआ है, हाँ। चाहे सड़कों के मामले में ले लें, चाहे संसाधनों के मामले में ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ले लें जी, चाहे शिक्षा के मामले में ले लें, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में ले लें, तो बस्तर और सरगुजा में पिछले 15 वर्षों में जो विकास किया गया,
जो उल्लेखनीय काम हुए हैं इन्होंने नहीं किए, और इसीलिए आदिवासी वर्ग नाराज था इससे। और आदिवासी वर्ग अब वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं होने वाला इनके। एक आध बार परिवर्तन लहर के चक्कर में आके लोग भले भावनाओं में बहकर इन्होंने या इनके झूठे वादों के आधार पर अपना समर्थन दे दिया, अलग बात है। लेकिन अभी भानु प्रतापपुर में समझ में आ जाएगा। आरक्षण नीति पर जो इन्हें दोहरी नीति अपना रहे हैं, एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, इनको आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट के फैसले के पर अपील करना चाहिए, लेकिन अपील न करके विधानसभा सत्र बुलाओ, कानून बनाओ। कब कानून बनेगा, कब लागू होगा, कब क्या होगा, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है सब। विधानसभा सत्र जो बुलाया जा रहा है जी, ये केवल ऐसे समय में बुलाया जा रहा है जब उसका राजनीतिक जो या तो फायदा मिले या जो डैमेज होने वाला है वो कम हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरा आदिवासी समाज इस सरकार के खिलाफ बगावत कर चुका है, बगावत के मूड में है। और अखबारों में जो खबरें आ रही हैं उससे भी लग रहा है कि कितने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, हर गांव से एक उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। ये सरकार के खिलाफ बगावत का प्रतीक नहीं है तो और क्या है? हाँ। तो कांग्रेस लेकिन कहीं वो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस तरह की चीजें, किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान हो जाती है। ऐसे ही एक बात मैंने कह दी, ऐसे ही एक बात कह दी। अगर ईमानदारी से उनके पक्षधर हैं, हाँ, नहीं मान लो वास्तव में वो पक्षधर होते हैं आरक्षण के, तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अपील करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न जाके उसको विधानसभा में कानून बनाएंगे, जब मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, ये मालूम होते हुए भी उसको एक प्रकार से लिंगारान करने का एक प्रयास ऐसा लग रहा है मुझे, और इसको जनता समझती है। लेकिन आज की तारीख में जनता की खुली बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के लोग भले खुशफहमी में रहे, लेकिन निश्चित रूप से इस समय जो परिणाम आएगा आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश दृष्टिगोचर होगा। चलिए ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी वर्ग, आदिवासी समाज केवल और केवल चुनावी लिहाज के लिए जरूरी है। जिस प्रकार से वरिष्ठ नेता है अशोक बजाज जी ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि सर्टिफाइड कॉपी आने के 3 दिन के भीतर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े नामचीन वकीलों का पैनल तैयार करके वहां दाखिल कर दिया है अपील। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से गलत बयानी से बचे और आदिवासी वर्ग के हित संरक्षण के लिए तमाम प्रयास जो संभव हो सकते हैं सभी तरह से काम कर रही है। 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वहां पर विधेयक लाके पास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अलग से 3 बड़े वकील जो है, देश के नामचीन वकील वहां तैनात है। और ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो है, ननकीराम कंवर विवेक जी सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, उनके बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि 15 साल रमन सरकार की जो नियत और नीति थी वो आदिवासी हितों के विपरीत थी। जो ननकीराम कमेटी के आयोग की सिफारिश और सीएस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसके दस्तावेज तक वहां पर सबमिट नहीं किए गए। हमारी सरकार आने के बाद में जब हाईकोर्ट में वो दस्तावेज रखे गए तो हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न शपथ पत्र में जो रमन सरकार के दौरान प्रस्तुत किए गए थे और न अंतिम जवाब और संशोधित जवाब में उस रिपोर्ट का उल्लेख था और उस दस्तावेजों को खारिज कर दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी की गलत मंशा को प्रमाणित करता है। दूसरा उदाहरण देता हूं विवेक जी, उत्तराखंड बनाम अवधेश कुमार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दलित और आदिवासियों को आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको स्वीकार किया। यह इनके आरक्षण विरोधी पाप है जिससे ये पीछे नहीं हट सकते। और ये आदिवासियों के शोषण करने वाले 15 साल में ये पता है कितने पट्टे जारी किए? 3.25 साल में विवेक जी 4,65,000 से अधिक वनाधिकार पट्टे, एकल पट्टे जारी हुए हैं। 45,000 से ज्यादा सामूहिक पट्टे जारी किए गए हैं। जो पटनायक आयोग में जो रमन सिंह के कुशासन में आदिवासियों पर फर्जी मामले लाद के उनको नक्सली बता के जेल में ठूस दिए गए थे, हजारों लोगों की रिहाई हुई है। और लगातार ये शोषण करते रहे। 2,500 रुपए में तेंदुपत्ता खरीदा जाता था प्रति मानक बोरा, 4,000 में खरीदे जा रहे हैं। 600 के स्थान पर 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। 600 गुना बढ़ा है। तो आदिवासियों की समृद्धि जो है भूपेश बघेल सरकार का पहला प्राथमिकता है। ये अभी बात कर रहे थे सरदार पटेल की।
सरदार पटेल के सामने जब पहली बार गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था, 11 जुलाई 1949 को इनके तत्कालीन प्रमुख गोवलकर उन्होंने वादा किया था कि ये अपना संविधान बनाएंगे, प्रकाशित करेंगे, हिंसा और गोपनीयता से दूर रहेंगे, लेकिन लगातार ये षड्यंत्र कारित करते रहे, ये आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र कारित करते रहे। एक तरफ जो है आजादी के दीवाने फांसी पे झूल गए, गोलियां खाई, लाठी खाई, जेल में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों के साथ उसमें सहभागिता निभाई और स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने का कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई अवसर नहीं छोड़ा। तो ये अंग्रेजों से मिली भगत करके इस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ इनकी रही, ये पेंशन मांगने वाले हैं, ये माफी मांगने वाले हैं, ये अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले हैं। ये किस मुंह से आदिवासी तैसी होने का ढोंग करते हैं? जब आदिवासियों को अधिकार देने की बात आती है तो उनके हक को कुचलने का काम करते रहे, लगातार षड्यंत्र करते रहे। चलिए हम बजाज जी से पूछ लेते हैं। जी अशोक जी, आप जवाब दे सकते हैं, चूंकि काफी गंभीर आरोप भी हैं, इसलिए मैं कोई स्पष्टीकरण ना लूं, सीधा आप जवाब दे सकते हैं। ये ननकी राम के बयान पर पूछ लीजिएगा विवेक जी, क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? सबसे वरिष्ठ विधायक है ननकी राम कंवर जी, वर्तमान में मैंने उनको ओवरऑल ही कहा है। जी अशोक जी, देखिए, अभी भानु प्रतापपुर के चुनाव में सब समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जो गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की, उस चावल में, चना में जो लोग डंडी मार रहे हैं, किस तरह से लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट चावल मिलना चाहिए, उसमें डंडी मारा गया। प्रवीण चंद्र भंजदेव जो बस्तर के इष्ट देव के रूप में माने जाते थे, भगवान के रूप में माने जाते थे, उनकी हत्या हुई। उनके हत्यारे कौन है, ये भी हमारे भाई सुरेंद्र वर्मा जी बताने का प्रयास करें कि इतने दिनों तक उसके हत्यारे की खोज क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार, लगातार उसके बाद रही है। और एक देवतुल्य व्यक्ति राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव कहने लगता था, और वो बहुत ही त्यागी तपस्वी पुरुष थे और देवतुल्य भी थे, लेकिन उनकी हत्या हुई और आज तक उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सका है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जिस प्रकार के कांग्रेस के लोग आदिवासी लोगों के इष्ट देवों के साथ या इष्ट देव के तुल्य जो लोग हैं उनके साथ उपेक्षा करते रहे, आज जब आदिवासियों को गरीब कल्याण अन्न योजना देना है, पिछली बार धान खरीदी के समय वहां क्या हुआ, बस्तर में लाठीचार्ज हुआ, बोरा के लिए खाली बाहर जाने के लिए लाठीचार्ज हुआ, टोकन के लिए लाठीचार्ज हुआ। क्या इसको भानु प्रतापपुर की जनता भूल सकती है क्या? आप ये बताइए कि लोगों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। ठीक, 4 साल से जी जितने भी वादे इन्होंने किए, उन वादों को आधा अधूरा इन्होंने टच किया, कई वादों को तो छुआ तक नहीं। आज ये वादा खिलाफी खिलाफ जो जन आक्रोश है, उसके कारण अब जब ये बात आ रही है तो ये बहुत आक्रोशित हो रहे हैं। चलिए, मैं आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रतिक्रिया जरूर जनता निर्णय करेगी जी, और ये सोचेगी, समझेगी। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं की बात पर अनिरुद्ध दुबे साहब, आपकी ओर से एक ओवरऑल प्रतिक्रिया। देखिए, मेरी जो प्रतिक्रिया और मेरी चिंता जी बहुत अलग तरह की है जी। मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनपा तो आदिवासी बेल्ट में ही क्यों पनपा। मतलब सरगुजा जो पूरा पूर्ण आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे नक्सलवाद पहुंचा। फिर बस्तर में तो आज तक निराकरण नहीं हुआ। सरगुजा में तो कम से कम जोगी जी के शासनकाल में कुछ ऐसी पॉलिसी रही या कुछ ऐसा काम हुआ कि वहां पे तो बहुत हद तक के सफाया हुआ। लेकिन आज बस्तर में जो है रह के आज नक्सलवाद की बात होती है। और देखिए क्या है कि अभी जो है यहाँ पे पलायन की बात भी वर्मा जी कर रहे थे कि यहाँ पे जो आदिवासी लोग गए, तो देखिए क्या है कि जब रमन सिंह जी की सरकार बनी 2004 में जी 2003 में, और वहां पे सलवा जुडुम जो है सलवा जुडुम एक लाया गया, एक योजना लाई गई या जो भी उस पर एक मिशन था, मिशन सलवा जुडुम। तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और उसमें नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा, कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता, उनकी पूर्ण सहमति थी। हो सकता है कि दोनों अगर कहीं एक मुख्यमंत्री तो दूसरा नेता प्रतिपक्ष, उनकी पूर्ण सहमति हो तो कुछ मतलब सोच के कोई बड़ा निर्णय लिए हो। लेकिन ऐसा क्या दुर्भाग्य हुआ कि मतलब और नक्सलवाद का जो है और पंख और ज्यादा फड़फड़ाने लग गया, उसका और विस्तार हुआ। सवाल स्थिति यहाँ पर तक आ गई कि यहाँ के जो आदिवासी थे बस्तर के, उनको तेलंगाना जाना पड़ा, उनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा।
उसके बाद फिर अभी जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो जी। उनका एक डेलीगेशन मिला, बिल्कुल। यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से उन्होंने कहा जी कि सर, हम वापसी बहुत चाहते बहुत हैं, माफी के लौटना साथ चाहते हैं। रोकना चाह रहा तो हूं, बृहद स्तर पर समय समाप्त हो चुका है। सुरेंद्र जी, अनिरुद्ध जी, अशोक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल केवल यही था, चुनावी डगर में आदिवासी किसकी नैया पार करेंगे, क्योंकि कवायद तो दोनों पार्टियों की ओर से है, लेकिन आने वाला समय हर चीज को क्लियर कर देगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।